चंबा में तो एक मर्डर मामला हुआ था, तो उसमें वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा, आपकी शिकायत करूंगा। जब उन्होंने सीएम साहब से शिकायत की बात की तो मैंने कहा कि आप 2-3 घंटा थोड़ा रुक जाइए, मैं ही ज़रा सीएम से बात कर लेता हूँ। अगर कोई अपराधी इतना ताकतवर है कि गृह मंत्री को प्रभावित कर सकता है, तब तो उसका दबदबा रहता है। और व्यवहारिक रूप से ऐसे आदमी पर हाथ डालने में पुलिस हिचकिचाती है। पुलिस अपने दिए हुए अधिकार का प्रयोग करने पर आ जाए और सही रूप से करे तो बड़े से बड़े लोगों पर नकेल डाल सकती है। शुरुआत होती है, सब एक दूसरे के लिए अपना मैच ढूंढना शुरू करते हैं। तो किसी को चाहिए कि हमें हमारा जो मैच हो इस सर्विस का हो, तो इस तरह से सर्विस और कार्डर दोनों ढूंढना शुरू करते हैं। और मेंटली वो लोग प्रिपेयर होते हैं कि मतलब ऐसे ढूंढ आते ही पहले दिन से शुरू हो जाता है, कितने लोग ज्वाइन किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय राज्यसभा एमपी थे एंड ही हैड कम टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो उसमें मनमोहन सिंह जी को मैं जाकर रिसीव किया और जो डिनर नाइट हुई उसमें मैं मनमोहन सिंह जी के दाहिने बैठा था। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। व्यक्ति के जीवन में ना हाथ की रेखाओं का बड़ा ही महत्व होता है। आज मैं आपको इन्हीं हाथ की रेखाओं का एक किस्सा सुनाता हूं। साल था 1997, जगह है इलाहाबाद। कुछ युवा बैठे हुए हैं और युवाओं के बीच में एक ज्योतिषी बैठे हुए हैं। उन्हीं युवाओं के बीच में एक 30 साल का नौजवान लड़का पहुंचता है और कहता है कि मेरा भी हाथ देखिए और इस हथेलियों में बताइए कि क्या यूपीएससी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ज्योतिषी उस युवा लड़के की हथेलियाँ देखते हैं और कहते हैं, बालक तुम्हारे हाथ में तो यूपीएससी नहीं है। बालक थोड़ा सा मायूस होता है और कहता है कि आचार्य जी ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का मकसद ही यूपीएससी है। ज्योतिषी कहते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं है तुम्हारे हाथ में। ये कहता है कि नहीं, मुझे तो करना है। बोलते हैं कि एक शर्त है, तुम्हें हनुमान जी की पूजा करनी होगी। लड़का इलाहाबाद में है, मंगलवार का व्रत रखता है और हर दिन इलाहाबाद में वो भगवान हनुमान के मंदिर में जाता है और उनसे साक्षात्कार करता है। भगवान और भक्त के बीच में जो एक संबंध होता है ना, उस अधिकार के साथ लड़ता है कि जो मेरी हथेलियों में कहा गया ना कि यूपीएससी नहीं कर सकता हूँ, इस हथेलियों को आपको बदलना है। और आप यकीन करेंगे, जीवन में आपने हाथ की रेखाओं की कहानियां बहुत सुनी होगी। बहुत लोग चिंतित होते हैं इस बात से कि मेरी हथेलियों में जो रेखाएं हैं वो ऐसे हैं, रेखाएं मिटी गई हैं, रेखाएं बनेंगी कैसे। उस लड़के ने अपनी हाथ की रेखाओं को बदल दिया। और आप यकीन करेंगे, 97 की बात है, 3 साल बाद, मैं ये इंट्रो दे रहा हूँ तो मेरे गूजबम्स हो रहे हैं। 3 साल बाद 2000 में वो लड़का यूपीएससी निकालता है और भारतीय पुलिस सेवा में उसका चयन होता है। मैं बात कर रहा हूँ आईपीएस जेपी सिंह जी की, जो आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से मैं सभी व्यूवर्स को भी नमस्कार करता हूं, और आपने हमें उन तक पहुंचने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आप ही की कहानी थी? बिल्कुल। मुझे तो ये जानकर सुखद आश्चर्य हो रहा है कि आपने इतना ज़्यादा रिसर्च किया है। पता नहीं किस किस से आपने बात किया होगा, बट यस, ये हमारी ही कहानी है और सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको इसकी जानकारी है। थैंक यू सर। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस वक्त में अभी हम लोग बात कर रहे हैं और जब हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो उस वक्त तक सर पूर्व आईपीएस ऑफिसर हो गए होंगे। सर ने वॉलंटियरिंग रिटायरमेंट ले लिया है अपनी सेवा से। तो सर आगे के भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। और ये कब आपने वॉलंटियरिंग रिटायरमेंट लिया, कितने दिन पहले लिया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, इसके लिए तो मैं करीब 3 महीने पहले ही अप्लाई कर दिया था। वो हमारे जो सिविल सर्विस पेंशन रूल्स हैं उसके तहत 3 महीने का नोटिस देना होता है। 10 जुलाई को के अपराह्न में मैंने चार्ज हैंडओवर किया और कार्यमुक्त हुआ हूँ। तो क्या ये मेल करना होता है कि फ़ोन से बताना होता है? कैसी वीआरएस कैसे लेते हैं? नहीं, वो तो एप्लीकेशन देना होता है अच्छा। कि इन कारणों से मैं सेवा से मुक्ति चाहता हूँ। उसकी कई शर्तें होती हैं। अच्छा। और उसका नोटिस का समय होता है। तो उन सब का अनुपालन करते हुए मैंने वो दिया और फिर उसकी स्वीकृति मिली, उसका नोटिफिकेशन हुआ था और नोटिफिकेशन के तहत ही फिर मैंने कार्यभार से अपने आप को मुक्त किया। एडीजी के पद पे थे आप? हाँ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और हिमाचल पुलिस में जैसे कई वर्टिकल्स हैं जी, तो उसमें एक आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग वर्टिकल है, उसको मैं हेड कर रहा था। अच्छा। हाँ, जैसे बिहार में है बिहार मिलिट्री पुलिस, बीएमपी बोलते हैं।
तो बीएमपी के एक अलग डीजी होते हैं। जी। हिमाचल चूंकि छोटा राज्य है तो यहाँ एडिशनल डीजी रैंक के ऑफिसर ही उस वर्टिकल को हेड करते हैं। तो अच्छा। आई वाज हेडिंग दैट वर्टिकल। हमें बताएं कि पुलिस महकमे में जो ये रैंकिंग होती है, एएसपी, एसपी और जो भी रैंकिंग होती है, डीआईजी, आईजी, इसके लिए कोई बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मुझे जरा बताएं कि कैसे रैंकिंग डिसाइड होती है, क्या क्या रैंकिंग होती है? देखिए, जैसे ही हम लोग आईपीएस में ट्रेनिंग में होते हैं हाँ। तो ट्रेनिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो पहला पोस्टिंग होता है एएसपी का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इस दौरान आप एसपी ऑफिस में भी आप कार्यरत हो सकते हैं, या फील्ड में अगर आपकी पोस्टिंग की जाती है तो आपको डीएसपी के पोस्ट पर भी आपको लगाया जा सकता है। सो जैसे ही चौथे साल में आप प्रवेश करते हैं तो आपको सीनियर स्केल मिल जाता है, आप एसपी रैंक में आ जाते हैं। अच्छा। तो एसपी रैंक में करीब 9 साल का आपका टेन्योर होता है। 13 साल की सर्विस में आप सीनियर एसपी हो जाते हैं। 14वें साल में आप डीआईजी होते हैं। अच्छा। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 18 साल की सर्विस में आप आईजी होते हैं। और अगेन सब कुछ ठीक ठाक रहा, आपका एसीआर, कहीं कोई कंप्लेन नहीं है, कोई जांच इंक्वायरी नहीं है, और आपका ओवरऑल जो है इमेज ठीक है, काम ठीक है, एसीआर सब ठीक है, तमाम चीज़ें, तो 25 साल की सर्विस पे, क्वालिफाइंग सर्विस पर आप पर विचार किया जाता है कि आपको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया जाए। उसके बाद 30 साल की जब आपकी क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है और सारा कुछ ठीक रहा, आपका परफॉर्मेंस, एसीआर, सारा कंडीशन सब अच्छा रहा, तो आपका प्रमोशन डीजी रैंक में हो जाता है। और इसी डीजी में से कोई एक डीजीपी बनता है जो कि पुलिस फोर्स का हेड होता है, मुखिया होता है। और जो बाकी जो लोग होते हैं डीजी रैंक में वो अलग अलग जो वर्टिकल्स होते हैं उसके हेड होते हैं। जी। जैसे कोई एंटी करप्शन ब्यूरो का है, कोई होम गार्ड का है, कोई सिविल डिफेंस का है, कोई विजिलेंस का है, कोई सीआईडी का है, तो अलग अलग वर्टिकल्स के वो लोग हेड होते हैं। तो ये ओवरऑल पुलिस में हायरार्की है, और इसी डीजी रैंक के ऑफिसर्स ही जो हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको भी हेड करते हैं। तो कई बार आप डीजी रैंक में प्रमोट हुए हैं तो आपका सेंटर में पैनलमेंट हो गया है अगर डीजी रैंक पर, तो वही ऑफिसर जाके वहाँ पर डीजी बीएसएफ हो सकता है, डीजी सीआरपीएफ हो सकता है। फिर इसी में से ऑफिसर जाते हैं, डायरेक्टर सीबीआई हो जाते हैं, डायरेक्टर आईबी हो जाते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ये स्ट्रक्चर है। तो एडीजी से पहले तो आप, मुझे लगता है कि हिमाचल कैडर में आप कई जिलों के एसपी भी रहे हैं। कौन कौन से वो जिले थे, जरा उनके बारे में बताइए। देखिए, मैं 2000 बैच का हूँ और हमारी ट्रेनिंग 2 साल में ख़त्म हो गई थी। तीसरे साल में मैं राजभवन में एडीसी हो गया था। अच्छा। जो इज़ लाइक स्टाफ अफसर टू हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर। जी। और मुझे 2 गवर्नर्स के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद सीनियर स्केल में मेरा प्रमोशन हुआ और पहला डिस्ट्रिक्ट मुझे चंबा में पुलिस अधीक्षक में बना। ठीक है। तो कैसा रहा चंबा में काम करने का अनुभव? कैसा जिला है चंबा वो? मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन चंबा थोड़ा सा हिमाचल से हटके है। चंबा अगर जिले की टोपोग्राफी अगर देखें तो इट्स मोर लाइक जेन के। अच्छा। इट्स मोर लाइक जेन के। हिमाचल में 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक तो है किन्नौर, दूसरा लाहौल स्पीति। टेक्निकली चंबा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नहीं माना जाता है, बट चूंकि लार्जली ये जेएनके से जुड़ा हुआ है और काफ़ी इसकी जो फार फ्लंग एरियाज हैं काफ़ी ऊंचाई पर है। अगर कल हम लोगों की क्राइम मीटिंग होनी है तो आज ही चलना पड़ता था एज एसपी। रास्ते में कहीं रात भर रुकेंगे और फिर दूसरे दिन क्राइम मीटिंग में पहुंचते थे। उसी तरह से आने में भी 1.5-2 दिन लगता था। तो आजकल तो आसानी हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो जाती है। सो चंबा चूँकि जेएनके से सटा हुआ है, और हमारे जाने से पहले 2004 में गया था। 1998 में एक बहुत बड़ा आतंकवादी घटना वहाँ हुई थी। अच्छा, क्या थी? उसमें जो आतंकवादी आए और जो लोग भेड़ वगैरह चराते हैं और उन लोगों को खड़ा करके शिनाख्त किया, क्या नाम है, कैसे क्या है, और इस तरह से करके उनको अपने को बताया कि हम लोग तो भी पुलिस, हम लोग भी फोर्सेस के ही आदमी हैं। सो चेकिंग के बहाने सबको खड़ा किए और एक साथ लाइन में खड़ा करके सबको मार दिए। तो ये बहुत बड़ा मैसेकर था। इसको सतरुंडी हत्याकांड कहा जाता है। सतरुंडी क्या वो जगह का नाम था? सतरुंडी एक जगह है चंबा में, वहीं पे ये घटना हुई थी। कितने लोगों को मारे थे वो लोग? मेरे ख्याल से 35-36 लोगों को मार दिए थे। बहुत बड़ी घटना हुई थी, और उसके बाद लगा कि आतंकवाद हिमाचल में दस्तक दे रहा है।
तो काफ़ी उसके बाद हमारी भी जो पुलिस फोर्स है और सरकार भी चौकन्नी हुई और अच्छे अच्छे लोगों की वहाँ पर पोस्टिंग होने लगी। तो आईटीबीपी का भी डिप्लॉयमेंट हुआ टू रीइंफोर्स द लोकल पुलिस। तो इसी सिलसिले में जब मैं राजभवन में था तो हमारे डीजी साहब थे मिस्टर ए.के. पुरी, वो जब जाने कि मैं एक्स आर्मी हूँ और मैं फ़ौज में भी रहा हूँ, तो फ़ौज में 88 से लेकर मैं 94 तक रहा हूँ। इस बीच में गुरदासपुर में रहा हूँ मैं। सो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में कई में मैंने भाग लिया था, तो मेरा अनुभव जानते थे। इंडियन आर्मी का कमांडो क्वालिफाइड हूँ मैं, तो वो सब जानते थे। तो उनको लगा कि इनको चंबा में लगाना ठीक रहेगा। और वैसे भी अगर कोई बड़ा अभियान टेररिस्ट के खिलाफ करना है तो लोकल पुलिस और आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एक्स आर्मी ऑफिसर बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकता है। तो हमारे तरफ भी डलहौजी में एक ब्रिगेड है और जैसे ही चंबा से उस तरफ जाते हैं तो आर्मी का काफ़ी डेवलपमेंट है। तो अगर एसपी एक्स आर्मी ऑफिसर हो तो देयर कैन बी बेटर कोऑर्डिनेशन विद द आर्म्ड फोर्सेस। तो कई बार जॉइंट ऑपरेशंस करने होते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीजी साहब ने हमारा नाम प्रपोज किया और हम वहाँ पर एसपी हुए। दैट वाज माय फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। तो किस तरह का वहाँ पे क्या क्या चुनौतियाँ थी, किस तरह के केसेस, क्या क्राइम ज़्यादातर वहाँ पे? देखिए, एक तो चंबा एरिया में बहुत बड़ा ज़िला है। आप इधर समय पूरब में देखिए तो लाहौल स्पीति तक है, उधर पांगी बिल्कुल सटा हुआ है जेएनके से, इधर पंजाब के तरफ सटा हुआ है। सो काफ़ी बड़ा एरिया है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज था क्योंकि उस समय सड़कों वगैरह की कंडीशन उतनी नहीं थी। अगर कहीं फार फ्लंग एरिया में कोई बड़ी क्राइम वारदात हो जाती थी तो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से रिस्पॉन्स करना कठिन हो जाता था। इसलिए लार्जली हम लोग अपने जो स्थानीय पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीएसपी हैं, थानेदार हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उन लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। बट जैसे ही घटना होती थी तो हमें रिस्पॉन्ड तो करना ही होता था। पहले वो लोग पहुंचे थे, पीछे से हम भी पहुंचते थे। तो दूरी एक फैक्टर था, वो एक चैलेंज था। लेकिन ये जो प्लस पॉइंट ये था कि पहाड़ में पॉपुलेशन कम है और लोग बाय एंड लार्ज शांति प्रिय हैं, पीस लविंग लोग होते हैं, ज़्यादा धर्म कर्म में, ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसलिए घटनाएं और वारदातें बहुत कम होती हैं। इसलिए कोई अगर घटना घटी भी तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम सबको मोबिलाइज करते हैं और हम या तो उनको पकड़ लेते हैं या सॉल्व करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कम होने के वहाँ से चांस रहता है। लेकिन ट्रेडिशनली जो चंबा है, अगर आप देखें, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी का आइडिया होगा, तो जेएनके से और पंजाब जैसे ही आप आते हैं तो आतंकवाद तो बहुत पहले से रहा है जेएनके में, तो हर जगह पंजाब की तरफ नाके हैं। तो चाहे टेररिस्ट को आना हो या ड्रग्स को आना, ड्रग्स लाना है तो चेकिंग वगैरह होते रहती है। तो टेररिस्ट ने क्या किया कि जेएनके से वो पहाड़ी रास्ते से हिमाचल में घुसेंगे और वो गेटवे होता था चंबा। तो यू कैन से चंबा यूज्ड टू बी द गेटवे टू ब्रिंग ड्रग्स फ्रॉम जेएनके साइड और उसको फिजिकली जाकर पंजाब में एक दुनेरा जगह है और कई जगह हैं, उधर वे लोग एंट्री करते थे। तो ये हम लोगों को जानकारी हुई, फिर उस पर हम लोग काम करने लगे। काफ़ी हम लोग पकड़े भी और काफ़ी उसमें कमी आई। उसके लिए कई चीज़ें करनी पड़ी। मतलब लोकल लोगों का सपोर्ट तो किसी भी इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, कार्रवाई होती हैं, तो पुलिस को लोकल लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो हम लोग वो सिस्टम डेवलप किए और उसकी मदद से काफ़ी उसमें हम लोगों को सफलता मिली। तो इस आपके टेन्योर में, खास करके चंबा का जब जिक्र करें, तो इस बीच में कोई ऐसा ऑपरेशन आपके टेन्योर में जो गुजरा हो जिसमें ड्रग्स तस्करों को बड़े लेवल पे आप लोगों ने पकड़ा हो, या किसी ऐसे अपराधी ने जिसने बड़ा ही परेशान कर रखा हो, एक गिरोह जिसने बड़ा परेशान कर रखा हो, उसके लिए आप लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ड्रग ट्रेड में ये है कि जो कैरियर्स जो पकड़े जाते हैं उनको भी पता नहीं है कि उनका आका कौन है। सो प्लेस ए से प्लेस बी तक वो यहाँ से उठाए और वहाँ जाकर रख दिए, और वो लोग ऐसे प्लान करते हैं कि ये पकड़ा भी जाए तो आगे का आदमी का ना पता चले कि किसको देना है और पीछे के आदमी को भी ना पता चले कि किसको देना है। दूसरा चीज़ है कि लॉ में प्रोविज़न है कि इतना क्वांटिटी होगा तो कमर्शियल क्वांटिटी है, इससे कम है तो नॉन कमर्शियल कम है। तो
कई बार वो इतना स्मार्टली काम करते हैं कि नॉन कमर्शियल क्वांटिटी लेके चलते हैं, पकड़े जाते हैं, उसमें जल्दी बेल हो जाता है, छूट जाते हैं, कई बार केस नहीं बनता है। सो ये लोग इतने शातिर हैं कि कानून में कहीं कोई जो लूप होल्स है उसका फ़ायदा उठाते हैं और बच जाते हैं। हाँ, और बच जाते हैं। कुछ एक ऐसे लोग हम लोग पकड़े जिनको आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब्स, क्रिमिनल? क्रिमिनल ट्राइब्स, अच्छा, क्रिमिनल ट्राइब्स। तो कुछ ऐसे ये नया टर्म सुनने को मुझे कुछ मिला। ऐसे लोग हैं जहाँ पे बच्चों को परवरिश की जाती है क्रिमिनल बनने के लिए, और उनके लिए इस तरह के क्राइम करना, चोरी करना, ड्रग ट्रेड में जाना, ड्रग पेडलिंग करना, उनके लिए ये फैमिली ट्रेडिशन है। अच्छा। तो वहाँ बच्चों को सिखलाई दी जाती है। इस तरह की कई बातें JNK में भी हैं, और एक आध इंस्टेंस हम लोग को हिमाचल में भी कांगड़ा जिला के आसपास देखने को आया। और वो जब पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, तो सोचते हैं कि ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो ठीक है। कभी गिरिएगा ही गिरिएगा। हाँ। उसी तरह से आप अगर चोरी करते हैं तो पकड़े जाइएगा, 2-4 साल 5 साल का जेल होगा, अब फिर आके वो वही करते हैं। वो सोचते हैं कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड है भाई, चोरी करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे, इससे हम चोरी करना थोड़े छोड़ देंगे। तो इस तरह की भी मानसिकता वाले कई लोग वहाँ पे हैं। तो इन लोगों को डील करने के लिए फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर, काउंसलिंग वगैरह किया जाता है कि आप अच्छा काम करके अपनी लाइवलीहुड को कमाइए। तो ये एक विचित्र सी सिचुएशन हमको देखने को मिली वहाँ पर कांगड़ा जिला में। वहाँ तो मैं ASP भी रहा हूँ, वहाँ पे एक बटालियन में कमांडेंट रहा हूँ, वहाँ मैं DIG भी रहा हूँ, IG भी रहा हूँ कांगड़ा में। कांगड़ा से पूरी हमारी वाफियत है, तो उसी में चंबा भी पड़ता है। जब मैं कांगड़ा DIG था तो चंबा जिला हमारे ही जुरिस्डिक्शन में था। तो इस तरह की कई चीज़ें हुई, बट फाइनली हम लोग उसको कंटेन करने में सफल हो गए। आज स्थिति बेहतर है। तो ज़्यादातर इस इलाके में, जहाँ पर जिस जिलों में आप रहे, चंबा की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे मतलब इस तरीके से नारकोटिक्स के, ड्रग्स तस्करी के ही मामले आते थे? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप लोगों ने प्लान करके कुछ पकड़ा उकड़ो किसी अपराधी को, कुछ ऐसा गिरोह कोई पकड़ में आया था, कोई बच्चा? देखिए, जब हम एक होता है हमारा बॉर्डर पे ना लॉन्ग रेंज पेट्रोल होता है। लॉन्ग रेंज पेट्रोल ऐसा समझिए कि जैसे JNK के साथ हमारा बॉर्डर है, मान लीजिए कि 60-70 किलोमीटर लगा हुआ है। तो हम लोग बीच बीच में LRP बोलते हैं उसको, लॉन्ग रेंज पेट्रोल, हम लोग प्लान करते रहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पुलिस के लोग होते हैं, ITBP के लोग होते हैं, और लोकल SPOs होते हैं। जो लोकल लड़के हैं उनको स्पेशल पुलिस अफसर का डिजाइनेशन दे दिया जाता है, कुछ रिम्यूनरेशन दे दिया जाता है, और वो लोग लोकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग बीच बीच में LRP करते हैं। इससे दो चीज़ होता है कि जो JNK के तरफ जो अगर कोई टेररिस्ट है या इस तरह का गतिविधि करने वाला आपराधिक तत्व है, तो वो देख के सतर्क रहते हैं कि हिमाचल पुलिस सतर्क है। अच्छा। और हम लोग, हमारे जो लोग हैं उन पर काम भी करते हैं। तो अगर कोई इधर आया तो हम उनको पकड़ लेते हैं। तो हमारे जाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा हम अपने मिलिट्री अनुभव का फ़ायदा उठाएं। तो हमने LRP वगैरह प्लान किया। LRP जब हम प्लान करते हैं तो हम अपना तो प्लान करते ही हैं, दोनों तरफ जो आर्मी है उसको भी सूचित करते हैं। तो उनको जानकारी रहती है कि जो पुलिस का और ITBP का कंबाइंड जो है LRP चल रहा है। इस तरह से हम लोग चौकन्ना काफ़ी बरते, तो घटनाओं में कमी आ गई। अच्छा। लेकिन ऐसा सच कोई इतना बड़ा गिरोह का बंडाफोड़ नहीं हुआ। हम लोग सतर्कता इतना बढ़ाए थे कि काफ़ी उस रूट का जो ये लोग इस्तेमाल करते थे, उस समय काफ़ी कमी आई। तो हिमाचल में क्या सिविलियन का, जैसे कि बिहार यूपी में ज़्यादातर देखा जाता है कि SP जो होते हैं वो दंगों में, मर्डर्स में, इस तरह के केसेस में SP के लिए बड़ा ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। हिमाचल इस तरह का प्रदेश मतलब नहीं है। देखिए, मैं अगर तुलना करें बिहार से, तो क्राइम रेट बिहार में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ पूरे हिमाचल में 100-150 से ज़्यादा मर्डर नहीं होते होंगे पूरे हिमाचल में। अब अगर बिहार में देखा जाए तो किसी ज़िले को उठा लीजिए, तो वहाँ की आप आपराधिक घटनाओं को आप देख ही रहे हैं। और मैं तो सारण जिला से बिलोंग करता हूँ। पिछले 2-3 महीने में ही देख लिया जाए तो 20-30-40 मर्डर हो गया है। अगर साल भर को जोड़ा जाए तो 100 से ऊपर मर्डर तो छपरा में ही होता होगा।
तो इसलिए उस डेटा के अनुसार देखा जाए तो बिहार में कई गुना ज़्यादा क्राइम है। और चूंकि जो एसपी होते हैं, ही हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तो नेचुरली जब वारदातें होती है, इतनी क्राइम होती है, तो उनकी व्यस्तता भी ज़्यादा रहेगी और चैलेंजेस भी ज़्यादा रहेंगे। और बात खाली क्राइम का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है, वीआईपी मूवमेंट का है, एक्सीडेंट्स का है। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होगी, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, इसलिए बिहार में चैलेंजेस ज़्यादा है हिमाचल की तुलना में। आपके खास करके मैं पुलिस जो जिले का जो एसपी होता है वो पुलिस विभाग का उसका मुखिया होता है। जी जी जी। आपके कार्यकाल में मतलब एसपी, बतौर एसपी मैं बोलूं अगर आपसे कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम क्या रहता है एसपी के लिए, अगर जिले का जिसको पुलिस का मुखिया बना दिया गया है उसके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम क्या रहता है? देखिए, अगर हिमाचल कंटेस्ट में बोलें तो हिमाचल में डिसास्टर प्रोन स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है, और बरसात के समय में बहुत बारिश होती है। सो कभी भी 3-4 महीना जो वर्षा काल का होता है ना, हम लोग भी कीप और फिंगर्स क्रॉस्ड कि कहाँ से क्या कब खबर आ जाए। तो आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, कहीं पुल गिर गया, पता चला कि पुल पे बस था तो बस सहित पुल गिर गया। तो चंबा में अनेक ऐसी घटनाएं घटी। अब जैसे एक जगह है दुर्घटी, चंबा से जब भरमौर की तरफ जाते हैं, हमें याद है एक आदमी से भरा हुआ बस ही गिर गया। अब वो इतनी ऊंचाई से गिरा था बस, सन कौन कि सा साल रहा होगा? ये 2005 की बात है। ठीक है। 2004-5 में मैं वहाँ एसपी रहा हूँ। तो बस गिर गई वहाँ पे और हमारे लोगों को नीचे पहुँचने में कई घंटे लगे। मतलब 400-500 मीटर खाई में गिरी थी। रावी नदी है वहाँ, रावी नदी। तो रावी नदी ऊपर से आती है, तो ऊपर तो बहुत सकरी है, वहाँ तक पहुँचने में ही बहुत मशक्कत हुई। और नीचे जाने के बाद जो स्थिति थी कि आप बॉडी में पहचान नहीं सकते कि चेहरा इसका, किसी का पैर इधर पड़ा है तो हाथ इधर पड़ा है, सिर इधर पड़ा है, खाली कट के। हाँ जी हाँ जी। बस के परखच्चे उड़ गए थे, बस का जो टायर था और एक्सेल वगैरह था, उसके अलावा और कुछ इंटैक्ट नहीं था। सो लोगों को मतलब जैसे बोरियों में सीमेंट बालू लाद के लाता ऐसे डाल के लाना पड़ा था ऊपर। तो ये स्थिति हो गई थी। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और वो दिल दहलाने वाला सीन होता है। तो ऐसे अनेक घटनाएं वहाँ पे हुई। इस तरह की तमाम जो घटनाएं होती है तो पुलिस इज फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो हमें तुरंत मौके पे जाना होता है। और हिमाचल में अच्छी बात यह है कि जैसे ही कोई घटना वारदात होती है तो स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में आ जाते हैं। और चूँकि उन सवारियों में लोग भी स्थानीय होते हैं, तो एक रहती है कि भाई हमारे लोगों के साथ दुर्घटना हुई है, तो प्रशासन, पुलिस, स्थानीय लोग सब मिलजुल के ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें बड़ी सहूलियत हो जाती है। इस बस वाली घटना में तो आपने भी काफ़ी हम गए थे वहाँ पे, हम बस वाली घटना में हम वहाँ पे गए थे। और पहले तो मैं खुद भी उसको देखकर विचलित हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब ये तो काम हम लोगों को करना ही है। इस तरह से उसको किया है। तो इस तरह का अनुभव रहा है वहाँ। इस पुलिस के खास करके जब आप कप्तान हैं और एसपी हैं तो कई तरह के क्रिमिनल केसेस भी होते होंगे। तो उस तरह के कोई क्रिमिनल केस आया क्या? क्योंकि दर्शकों की बड़ा ही इसमें वो जिज्ञासु होते हैं कि नेता का कोई दबाव, कोई विधायक का कोई दबाव, इस तरह से कुछ भी आता है क्या कि मामला ये मेरा है, संभाल लीजिएगा? देखिए, चंबा में तो एक मर्डर मामला हुआ था, तो उसमें वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, क्योंकि उनके लोगों से पूछताछ हो रही थी। उस समय राजा साहब, वीरभद्र सिंह साहब सीएम थे, मेरा पाला डिस्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा मुझे अनुभव भी नहीं था। तो मैं फौज में रहा हूँ, फौज का ही अनुभव था हमारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, सिंपल आदमी हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो आपके कुछ पैरवी भी सुनूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा, आपकी शिकायत करूंगा, इस ज़िले में रहने नहीं दूंगा। मैंने हंस के कहा कि देखिए मैं रहने वाला बिहार का हूँ
और वैसे भी चंबा तो इतना दूर है कि JNK से सटा हुआ है। तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाए तो मेरे लिए कोई ये दुःख की बात नहीं, खुशी की बात होगी। जितना पूरब करोगे बिहार से नज़दीक ही रहूँगा मैं। तो ये भी बात हुई। और दूसरा चीज़ मैंने कहा कि देखिए ये मर्डर का मामला है, इसमें किसी तरह का दबाव नहीं चलेगा। तो जब उन्होंने CM साहब से शिकायत की बात की तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए सर कि 2-3 घंटा थोड़ा आप रुक जाइए, मैं ही ज़रा CM से बात कर लेता हूँ। तो हिमाचल में ये अच्छी बात है कि DM या SP अगर CM से मिलना चाहें शिमला आके तो तुरंत जहाँ भी होते हैं तुरंत मुलाकात हो जाती है, और ज़रूरी है तो आप फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। तो मैं उनके PS को फ़ोन किया, आधे घंटे में PS साहब का फ़ोन आ गया और CM साहब से लाइन पे बात हो गई। मैंने कहा कि सर ऐसे बात है, मर्डर हुआ है और इस तरह से आपके जो ये MLA हैं दबाव बना रहे हैं कि हमारे कर्जदाताओं से नहीं पूछ सकते। तो मुझे ये सुन के बड़ा माने हम सम्मान बढ़ गया हम अपने CM साहब के प्रति, राजा साहब वीरभद्र सिंह के प्रति, कि उन्होंने कहा कि जो मर्डरर होता है वो किसी पार्टी का कर्जकर्ता नहीं होता। जो कोई भी मर्डर किया है पूरी निष्पक्षता से और पूरी पारदर्शिता से जांच करिए, चाहे वो किसी पार्टी का कर्जकर्ता हो। इससे मेरा हौसला बढ़ा और अब मैंने विधायक जी को कहा कि अब जाइए आप CM साहब से शिकायत कर लीजिए। तो संभवतः वो कुछ बात किए होंगे, CM साहब ने अपना मंतव्य उनको बताया होगा। और अगले 2 साल तक मैं करीब-करीब वहाँ पर रहा। एक बार भी उनकी पैरवी नहीं हुई। बाद में कई बार हँसते-हँसते वो कहते थे कि आपसे तो पैरवी करना ही बड़ा मुश्किल है, आप सीधे CM को बता देते हैं। इस तरह से यह एक वाक़या है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अरे वाह! 2 सवाल हैं जो हम लोगों ने जब इस बात की जानकारी जब सोशल मीडिया पे पोस्ट की कि हम आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही पुलिस और इतने वरिष्ठ अधिकारी लोग सुनते हैं तो जो आम लोगों की जो जिज्ञासा होती है उस सवाल को मैं ऑडियंस के सवाल को कैटर कर रहा हूँ। एक तो ये कि क्या पुलिस अगर चाहे तो किसी भी अपराध को रोक सकती है? क्या पुलिस को अपराध के बारे में पता होता है, पहली चीज़? और दूसरा कि क्या सच में जो फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि अपराधी जो बोलते हैं कि तुमको देख लेंगे, मतलब उस तरीके से जैसे आम नागरिक का जो उस तरीके से डर होता है, क्या वो पुलिस को भी उस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं क्या, जिस पद पे आप रहे हैं? देखिए अगर अगर व्यवस्था देखा जाए, नियम कानून की व्यवस्था देखा जाए तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिसिंग है वो राज्य सब्जेक्ट है। ठीक है। उसी में आता है पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस जो है राज्य सरकार के अधीन काम करती है। पुलिस राज्य सरकार में गृह विभाग होता है, तो गृह विभाग अमूमन मुख्यमंत्री के पास होता है और कोई दूसरा गृह मंत्री भी हो सकता है, तो उसके अधीन में काम करती है। तो अगर कोई अपराधी इतना ताकतवर है कि गृह मंत्री को प्रभावित कर सकता है, तब तो उसका दबदबा रहता है और व्यवहारिक रूप से ऐसे आदमी पर हाथ डालने में पुलिस हिचकिचाती है, क्योंकि वो हमें हानि करने की स्थिति में है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि चाहे हमारे जो नियम कानून जितने भी हैं जिसमें पुलिस को पावर दिया गया है, पुलिस अपने दिए हुए अधिकार का प्रयोग करने पर आ जाए और सही रूप से करे तो बड़े से बड़े लोगों पर नकेल डाल सकती है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब मैं चंबा के बाद में सिरमौर SP बना तो उस समय भी राजा साहब ही चीफ मिनिस्टर थे। और वहाँ पर एक सिरमौर में एक जगह है रेणुका जी तहसील है, और वो जगह भगवान परशुराम की माता रेणुका जी के नाम पर उस जगह का नाम रेणुका जी है। सो वहाँ के जो विधायक थे वो भी CM साहब के, राजा साहब के बहुत करीबी थे। बहुत करीबी थे। CM के जो करीबी विधायक होते हैं उनसे आपका बड़ा पाला वो मतलब पड़ता है? मेरा बहुत अच्छा संबंध था उनसे। अच्छा, बहुत ही अच्छा संबंध था। अब बड़े बड़े शरीफ नेक दिल आदमी थे विधायक जी। ठीक है। बट जो उनके जो सुपुत्र थे उनके बारे में शिकायत आई कि कई तरह के आपराधिक गतिविधियों में और इस तरह से संलिप्तता आ रही है। ठीक है। तो मैंने तो विधायक जी को साउंड किया, हमने कहा कि सर ऐसे बात है और हमें विश्वास तो नहीं हो रहा है बट सुनने में आ रहा है, मैं सोचा आप गार्जियन हैं आपको बता दूं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं SP साहब लगता है आपको किसी ने गलत ऐसे बताया, हमने कोई बात नहीं सर। फिर हमको
कंफर्म सूचना आई और हमारे पास कंप्लेन आया, तो हमने फिर सोचा कि अब मैं चिंता नहीं करूँगा कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। हमारा काम है अपराध को रोकना, और अपराध हो गया है तो अपराधी को पकड़ना, बख्शेंगे नहीं हम। अच्छा। उसमें एफआईआर दर्ज हुआ और सिटिंग जो विधायक थे उनके बेटे को हमने पकड़ा, गिरफ्तार किया? हाँ गिरफ्तार किया। और उसके बाद पहले तो एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज होते ही वो फरार हो गया। अच्छा। अब चूंकि ये लोकल थाना था तो थाने वालों ने शायद बता दिया होगा कि ये तो एसपी साहब ने दबाव दिया और ये तो एफआईआर दर्ज हो गया, भाई बच जाओ, तो फरार हो गया। तो कई बार नीचे लेवल पर मिलीभगत हो जाती है, आप जानते ही हैं, आम बात है। और फिर उनका दबाव आने लगा। हमने कहा कि सर ऐसा है कि अब एफआईआर हुआ है, विधायक का सीधे मतलब? हाँ एफआईआर हुआ है, नाउ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज कम इनटू एक्शन नाउ, तो वो तो हम अब बख्शेंगे नहीं। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि बेल लेने का कोशिश किया जिला कोर्ट में। हमको था कि हम अब अरेस्ट करना चाहते हैं तो बेल की प्रक्रिया में जाएंगे, तो हमने लोकल थानेदार को, मुझे लगा कि हो सकता है इसकी मिलीभगत हो, इससे कुछ बात करेंगे तो ये बता देगा, तो हमने अपने एसपी ऑफिस के बगल में ही कोर्ट है, हमने अपने एसपी ऑफिस के सारे स्टाफ को लगाया, अपने जो विश्वासी लोग हैं, और सिविल ड्रेस में हम कोर्ट में लगा दिए। ये जैसे कोर्ट परिसर में आया तो वहाँ से पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, और फिर गिरफ्तारी के बाद हमने वहाँ के थाने में हैंड ओवर किया। अच्छा। हाँ, और फिर बाकी कार्रवाई वहीं पर वो थाने में बंद रहे। फिर दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने आए, तो विधायक जी बहुत नाराज हुए, हम बहुत गर्मा गए होंगे हाँ विधायक? बहुत बहुत एकदम आपे से बाहर थे, हम देख लेंगे, ये करेंगे। हमने कहा सर बिल्कुल, आप जैसा उचित लगे आप वो सीएम साहब से बात कर लीजिए, बट ये घटना हुई है, मैं तो बख्शूंगा नहीं, और ट्रांसफ़र से मैं डरता नहीं हूँ। ट्रांसफ़र से मैं डरता नहीं हूँ, यद्यपि कि नियरेस्ट जगह था, दिल्ली से बहुत नज़दीक था, लेकिन मेरा तो मानना है कि सरकारी ऑफिसर ट्रांसफ़र का डर हटा दे और ईमानदारी से काम करे, रुपये पैसे का लोभ ना हो, तो किसी प्रकार का दबाव उस पर काम नहीं कर सकता है, और सचमुच में वो जो जनता का सेवक है उस रूप में वो काम करने में सफल होगा। ये दबाव, राजनीतिक लोग दबाव उसी पे डालते हैं जो दबाव सुनता है। एक बार आपने अपना बना लिया इमेज हम सुनेंगे नहीं, तो बाद में दबाव आना भी बंद हो जाता है। बड़ा दिलचस्प मतलब ये कहानी अपना पूरा फिल्मी दृश्य है, प्रकाश झा की जो फिल्मों में जैसे दृश्य होता है वैसे ही है ये। तो ये क्या ऐसा सच में ऐसा होता है क्या कि मजिस्ट्रेट के पेश करने से पहले पुलिस चाहे तो उस अपराधी को जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया उसको उठा सकती है? नहीं, ऐसा है ना कि जैसे अगर ऐसा केस हुआ है तो जब तक बेल नहीं हुआ है, आपको बेल नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला है। हाँ। अच्छा, तो बेल के लिए कोर्ट में लेकर जा रहे थे उसको? बेल के लिए वो आना चाह रहे थे, और हमारे लोग जो कोर्ट परिसर से अपना बाहर अपना रखे हुए थे, तो इनका प्रयास था कि हम लोग कोर्ट में पहुंच जाए और वहां से एंटीसिपेटरी बेल ले ले। अभी अरेस्ट तो हुआ नहीं था, तो उसमें हमारे लोगों ने पकड़ लिए। ये तो आमतौर पे पुलिस करती है, जब तक बेल नहीं मिला है, एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, तब तक तो अरेस्ट कर सकती है, तो वो सब किया गया था। शायद हमारी जानकारी अगर सही हो तो मैं बताऊं कि प्रेम सिंह धूमल जब थे तो आप वहाँ पे बतौर हिमाचल में आप गए जब एसपी बने आप, उसके बाद से राजा साहब का आपने जिक्र किया, वीरभद्र सिंह साहब का, जयराम ठाकुर तक, और अभी भी जो करेंट गवर्नमेंट है वहाँ तक आपने कार्यकाल, मुझे लगता है 25 वर्षों तक आपने हिमाचल को दिया है। किस सरकार में, अब तो आप रिटायर्ड हो गए आप सवाल समझ गए किसकी सरकार मतलब आपके हिसाब से ठीक रही, किसमें काम करने की ज़्यादा वो रही है, सहूलियत रही है, और किसकी सरकार में ज़्यादा दबाव और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात? देखिए, एसपी तो मैं 2 सीएम्स के साथ ही रहा हूँ, राजा साहब वीरभद्र सिंह जी और फिर मिस्टर प्रेम कुमार धूमल। जब मैं सिरमौर में एसपी था तो पहले राजा साहब थे सीएम, फिर सरकार इलेक्शन हुआ, फिर धूमल साहब रहे।
हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व होता है और कार्यशैली अलग होती है। हम्म मेरा सौभाग्य ये रहा कि दोनों बहुत रिसेप्टिव थे। हम्म होता क्या है कि हिमाचल छोटा राज्य है तो हर कार्यकर्ता सीएम तक पहुंच जाता है। हम्म तो अगर एसपी ने कड़ाई की तो कुछ लोगों को होता है कि अब इनके रहते तो हमारा 10 तरह की जो गतिविधियां हैं नहीं चलेगी, हम्म तो वो जाके एसपी की शिकायत करेंगे। ठीक है। सीएम को भी कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ता है, तो फिर वो एसपी के बारे में पता करते हैं कि कैसा है। हम्म तो दूसरे सूत्रों से सीएम के पास हजार सूत्र होते हैं, हम्म तो वो पता करते थे। तो उनको ये पता चलता था कि भाई एसपी फौजी है, फौजी आदमी है, नो नॉनसेंस टाइप है, हम्म ही कॉल्स स्पेड ए स्पेड, हम्म उसको जो सही लगता है वही करता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का परवाह नहीं करता है। हम्म तो हमको एक आध बार आया स्वयं सीएम ऑफिस से फ़ोन कि ये क्या मामला है, इसमें ज़रा देख लीजिए। बट हमने उसमें भी हम पूरा रिसर्च किए कि मामले को हम जानें, और हमने सीएम को बताया, दोनों को, राजा साहब को भी चाहे धूमल साहब को भी। और हमने कहा सर इसमें इस वजहों से मैंने ये निर्णय लिया है। तो ये जानने के बाद कि निर्णय लिया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं आपने गलत किया, ये किया। वो जाने कि ये तो रूल बुक से चलने वाला आदमी है। तो ऐसा कुछ हमारे पे ऐसा नहीं दबाव आया कि सीएम कहे कि नहीं ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें दोनों का आशीर्वाद और कोऑपरेशन मिला था। अच्छा, नहीं मेरा तो ये था कि 2000 से 2025 तक का जो बाकी आपके और भी जो एडीजी तक आपने जो जो तो काम इस किया बीच उसके लिए में भी हाँ, तो देखिए कटिंग एज पे तो एसपी का ही पोस्ट होता है। बाकी जब मैं डीआईजी था और आईजी था कांगड़ा में, तो उस समय हम दूसरे सीएम के साथ काम किए। और फिर अभी तो जब मैं आईजी शिमला था और अभी एडीजी था, तो अभी वर्तमान जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो इनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। मैं आपको बताऊं कि जब 2003 में मैं राजभवन में पोस्टेड था, तो सुक्खू साहब उस समय एमएलए होते थे, और हम लोग शाम को स्क्वैश खेलते थे राजभवन में। बीबी आते थे, हम लोग खेलते थे। तो हम लोग उस समय की एक तरह से दोस्ती थी। सीएम बनने से पहले हम लोग कभी शाम को टहलते हुए मॉल रोड पे मिल जाते थे। तो एक मित्रवत ही बात होती थी। शिमला मॉल रोड। हाँ, शिमला मॉल रोड मित्रवत ही बात होती थी। तो उम्र में हमारे से थोड़ा बड़े हैं, तो हम बड़े भाई वाला ही उनको आदर देते थे, और जनप्रतिनिधि भी हमेशा रहे हैं। तो हम बड़े भाई वाला आदर देते, तो वो भी छोटे भाई वाला ही हमसे व्यवहार करते थे। तो बड़ा हमारा उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशन था। तो अब सीएम बनने के बाद वो समीकरण जो है थोड़ा सा बदला, तो उस हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं भी वो दूरी रखता था, और उनकी व्यस्तता भी बढ़ गई। लेकिन जब भी हम लोग पर्सनली मिलते थे, तो उसी तरह का स्नेह और उसी तरह का अपनापन वो दिखाते थे। कुछ काम हुआ तो बता देते इसमें देख लीजिएगा, तो हम जितना सही है अपना करके बता देते। कभी कोई दबाव नहीं रहा। बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा। इनफैक्ट आप देखेंगे कि हिमाचल देवभूमि है, तो वहाँ का आम आदमी ही बहुत अच्छा होता है। उसी में से कोई जो निकलता है, तो कोई विधायक होता है, कोई मिनिस्टर होता है, कोई सीएम होते हैं। तो अगर आप तुलना करेंगे बिहार से, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो मंत्री और सीएम हैं, वो हमारे यहाँ के विधायक मंत्री लोगों से काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, वेल मैनर्ड भी हैं, कर्टियस भी हैं, गॉड फियरिंग भी हैं। तो ये सहूलियत हम लोगों को रही वहाँ पे। इस तरह का कभी चैलेंज नहीं आया। और आप कभी नहीं सुने होंगे कि हिमाचल में मंत्री ने या सीएम ने इस तरह से अफसरों के साथ कोई उल्टा सीधा मिसबिहेव किया या बातें किया, ये नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है हिमाचल के बारे में। तो मेरा सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बीच में जयराम ठाकुर साहब रहे सीएम, 4 सीएम्स के साथ मैंने काम किया है। जयराम ठाकुर साहब भी सीएम बनने से पहले एक बार मंत्री रह चुके थे। तो मैं उनके ज़िले में, मंडी के रहने वाले हैं, उनके ज़िले में तो मैं नहीं पोस्टेड रहा हूँ, बट व्यक्तिगत रूप से अच्छा संबंध था, तो उनसे भी बड़े भाई वाला ही रिश्ता था। सो कभी कोई इस तरह का हमको दिक्कत नहीं रहा, और सबके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा और अच्छा काम किया। अच्छा, इस अभी तक के पूरे कार्यकाल में कोई आपके साथ ऐसी कंट्रोवर्सी जो आपके जेहन में हो, जिसको आज मौका है कि आप दर्शकों के सामने, जो भी सुन रहे हैं उनके साथ, उसके लिए कुछ
जो मन में कुछ बात हो जिसको लेकर आप कुछ कहना चाहते हो, कोई ऐसा कुछ? हिमाचल में बहुत ज़्यादा, जैसे पहले भी बताया मैंने, इस तरह के कोई चैलेंजेस ज़्यादा होते नहीं हैं। और दूसरा है कि छोटा काडर होने की वजह से सारे ऑफिसर एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में मैं एज पासपोर्ट अफसर रहा हूँ, तो एक बार ये स्थिति थी कि जो बाद में उत्तर प्रदेश के डीजी बने मिस्टर ओपी सिंह, उनके साथ में था। वो आ रहे थे आगे से, और एक ऑफिसर हमारा बैचमेट ही था, वो उनको पहचान नहीं रहा था। तो मैंने ओपी सिंह साहब को जब विश किया तो हम ये कहा कि कौन है, हमने कहा ओपी सिंह साहब हैं। तो अरे मैं तो नाम सुना हूँ लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। तो बड़े काडर में होता है कि कई बार दो ऑफिसर एक दूसरे को मिले ही नहीं है पूरे सर्विस में, बट छोटे काडर में एडवांटेज है, सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, बाय नेम बाय फेस, सबकी एक दूसरे से बातचीत हुई रहती है। इसलिए कहीं कोई बात होता है ना तो सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरह का जो कोई क्राइसिस होता है सब एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, खड़े होते हैं, इसलिए उसको रिजॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बहुत ही अच्छा। अब तो ये हिमाचल का ये हमारा मतलब बातचीत हो गई सब पर, अब थोड़ा सा उससे और पीछे अब जाते हैं। हम लोगों ने रिवर्स गियर लगाया हुआ है आज। अच्छा, ओके। अब लवासना पहुंचते हैं। लवासना की क्या यादें हैं? लवासना की यादें हैं कि मैं तो जब मसूरी पहुंचा तो मैं वाइफ और बच्चे के साथ पहुंचा। मैं ही शायद मैरिड था उसमें। और दूसरी बात थी कि मैं आर्मी में चूंकि मेजर रह चुका था, तो वहाँ जाते ही सब एक दूसरे का नाम जान जाए, तो इसलिए सबको अपने पॉकेट पे नाम लिख के डिस्प्ले करना होता है जिसे सब लोग जान जाए। तो मैंने अपने पॉकेट पे नाम लिखा मेजर जेपी सिंह, बिकॉज माई लास्ट रैंक इन आर्मी वाज मेजर। तो मैं वही लिख दिया जिससे कि सब लोगों के लिए थोड़ा सा यूनिक लगे। तो हमारे इससे तो भौकाल भी जम गया होगा एक। हाँ, बिल्कुल जमा, और हमारे सारे बैचमेट्स मुझे मेजर ही कहने लगे। बाद में जेपी सिंह ही गौड़ हो गया। मेजर 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 मेजर, तो हमारा एक निक नेम मेजर बन गया। और इससे ये हुआ कि वहाँ पे जो जितने प्रोफेशनल्स के बनते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है प्रेसिडेंट मेस कमेटी। अच्छा। पीएमसी बोलते हैं, उसका इलेक्शन होता है। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के 7-8 दिन बाद वो इलेक्शन हो जाता है। तो आईएएस एकेडमी है मसूरी, तो आमतौर पे वहाँ पे पीएमसी आईएएस ही होते हैं आमतौर पे। अच्छा। इसका वजह ये है कि जितने लोग आईएएस होते हैं सारे लोग पहुँच जाते हैं ट्रेनिंग में। तो जो दूसरे सर्विसेज के लोग हैं, कई बार उसको रीअपियर होना होता है, अगले साल रिअपियर होता है, तो सेलेक्ट तो हो गया है पर ट्रेनिंग में नहीं गया है। तो न्यूमेरिकली भी आईएएस की संख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। मेरा बैच जो था 36 का बैच था, और उस 36 में 18 लोग ही ज्वाइन किए थे। अच्छा। आईपीएस में, तो आईपीएस की संख्या बहुत कम थी। तो लेकिन हमारी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई वहाँ, बिकॉज ऑफ माई सोशल ट्रेड, थोड़ा फौज की ट्रेनिंग थी, लोगों से मिलना जुलना, बात करना। तो हमको कुछ लोगों ने कहा कि आप लड़ जाओ, फिर पीएमसी का इलेक्शन लड़ जाओ। अच्छा। तो थोड़ा सा कठिन था वो, क्योंकि हमारे जो आईएएस का बैच था 56 लोगों का बैच था, आईपीएस में तो 18 थे। तो जो अर्थमेटिक्स था हमारे फेवर में नहीं था। अच्छा। तो हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ठीक है। तो कई लोगों ने कहा कि ये देखो फौजी है, ये तो गलती पुख्ता कर बैठा है, ये बुरी तरह से हारेगा। बट आपको बताऊं मैं कि 3 या 4 दिन वही टाइम मिलता है कैंपेनिंग का वहाँ। 3-4 दिन के कैंपेनिंग में करीब 200 कुछ का बैच था। 197-98 वोट पड़े थे। 30 वोट के मार्जिन से मैं जीता था, एंड आई बिकेम पीएमसी, प्रेसिडेंट मेस कमेटी। क्या बात है। और मुझे याद है उस समय, और वहाँ का जो प्रोटोकॉल है मसूरी एकेडमी का, कि सारे फंक्शंस जो हैं वो मेस में होते हैं। सो जो भी चीफ गेस्ट होगा वो बीच में बैठता है, चीफ गेस्ट के दाहिने तरफ पीएमसी बैठता है, और डायरेक्टर मसूरी एकेडमी बाएं तरफ बैठता है। तो आई स्टिल डिस्टिंक्टली रिमेंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय राज्यसभा एमपी थे,
and he had come to deliver a lecture on economic reforms. तो डिनर वाज hosted in his honor. तो उसमें मनमोहन सिंह जी को मैं जाकर रिसीव किया। मेस में चूँकि पीएमसी ही हर आदमी को रिसीव करेगा, तो रिसीव किया और जो डिनर नाइट हुई उसमें मैं मनमोहन सिंह जी के दाहिने बैठा था और हमारे डायरेक्टर उनके बाएं बैठे थे। तो ये चूँकि बाद में थोड़े दिन बाद ही वो फिर प्रधानमंत्री बन गए थे, तो ये बहुत ही हमारी सुंदर यादें हैं। और हमारा इंडिया टुडे में फ़ोटो भी निकला था, उस मनमोहन सिंह जी के साथ फ़ोटो निकला था। तो ये बड़ी अच्छी याद है। इसके अलावा तो और बड़े बड़े डिग्निटरीज आए, नटवर सिंह आए थे और कितने जनरल्स आए, कितने सेक्रेटरीज आए, वो सब तो आते थे। तो वहाँ पर हर लेक्चर अपने आप में जो जिस एरिया का है टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, वैसे ही लोग आकर वहाँ पर लेक्चर देते हैं। तो मसूरी एकेडमी का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ये तो बड़ा दिलचस्प आपने ये किस्सा सुनाया कि भाई एक नया नया लड़का मेजर, लोगों ने कहा कि देखो ये तो चुनाव लड़ेगा, पक्का हारेगा ये, और लड़का जीत जाता है। भाई अब बगल में वो एक साइड में लबासना के डायरेक्टर और बगल में वो पीएमसी बैठा हुआ है। तो बड़ा ही आज भी हमारे जितने बैचमेट है 2000 बैच के, 2000 हमारा बैच है, तो माय बैचमेट्स कॉल मी एज मेजर ओनली। और वहाँ पे फिर एक किस्सा बन गया कि भाई हमारे बैच में मेजर तो एक ही है, बाकी हम सब लोग माइनर हैं। ठीक है ना। और एक और लड़का का, मेरा नाम जेपी सिंह, जयप्रकाश सिंह है, तो एक और लड़का इंडियन रेवेन्यू सर्विस का था, उसका नाम था जितेंद्र प्रताप सिंह, बट शॉर्ट नेम तो जेपी सिंह हो गया, तो उसका नाम लोग रख दिए कि जेपी सिंह माइनर। और हमें कहते थे जेपी सिंह मेजर। अरे मेजर तो अभी भी चलता है। तो अभी हमारा जो बैचमेट है जब फोन करता है, यार मेजर माइनर बोल रहा हूँ, अभी भी ऐसा ही बात होती है हम लोगों की। अच्छा, दूसरे वाले जेपी जो कॉल अभी जो हमें कभी कॉल करता है तो कहता है यार मेजर माइनर बोल रहा हूँ। तो समझ जाते हैं कि वही जेपी सिंह ही है। क्या बात है ना। यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी आपको सुन रहे होंगे, उनको बड़ा ही मतलब लवासना तो उनके लिए अपनी, तो जब यहाँ पे राजेंद्र नगर में और यहाँ पे ये जो पूरा विश्वविद्यालय वाला जो एरिया है, वहाँ पे तो लवासना की फोटो वोटो लगा के रखते हैं, बड़ा ही उनकी। कुछ ऐसी दिलचस्प चीज़ें बताइए, कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो लवासना के बारे में लोग नहीं जानते हैं, और वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान कुछ यूनिक चीज़ क्या होती है जिसको लोग। देखिए वहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ मुझे लगा कि जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो मेरे केस में तो मेरी शादी हो गई थी, जैसा मैं पहले बताया, एक बच्चे के साथ मेरा बेटा भी था। सो मोस्ट ऑफ दी ऑफिसर्स जो वहाँ पर ट्रेनिज जो वहाँ गए थे वो सब अनमैरिड थे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, सब एक दूसरे के लिए अपना मैच ढूंढना शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि किसको कौन सा सर्विस मिला है। तो किसी को चाहिए कि हमें हमारा जो मैच हो इस सर्विस का हो। कि सर्विस में जैसे IAS IPS है या फॉरेस्ट सर्विस है, उसमें कार्डर भी होता है। तो कोई देखता है कि अच्छा मैं केरला की हूँ, तो मुझे कर्नाटक कार्डर वाला अगर मिल जाए तो ठीक है, हम लोग उधर ही रह लेंगे। कोई सोचता है कि मैं पंजाब का हूँ, हरियाणा वाली मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से सर्विस और कार्डर दोनों ढूंढना शुरू करते हैं, कपल्स के तौर पे। अच्छा। एक दूसरे के लिए मैच ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा, और मेंटली वो लोग प्रिपेयर होते हैं कि मतलब ऐसे ढूंढ आते ही पहले दिन से शुरू हो जाता है, कितने लोग ज्वाइन किए। अच्छा, मुझे एडवांटेज ये हुआ कि सब जानते थे कि मेजर इज मैरिड और इसका तो एक बेटा भी है, तो ये ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये इस रेस में तो है नहीं। और मैं 5-7 दिन के बाद मैं प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो गया था पीएमसी का। तो मैं थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा हमारा कनेक्शन भी था। तो एक स्थिति ये हो गई कि लड़का और लड़की दोनों हमसे काउंसलिंग लेते थे, कि लड़कियां भी पूछती थी कि भाई ये हमारे लिए कैसा मैच रहेगा। तो हमें किस सर्विस में है, तो इस सर्विस में है। कार्डर क्या है, ये है। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पर इंटरकॉम होता था रात मेस में, जहाँ हम लोग ठहरते थे। तो लड़के और लड़कियां दोनों रात को मुझे इंटरकॉम पे बात करती थी कि ये कैसा रहेगा लड़का हमारे लिए। लड़कियां पूछती थी कि मेजर साहब, काउंसलर बन गए थे मेजर साहब, हाँ ये लड़का कैसा रहेगा हमारे लिए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर खूब चलती हैं। और फिर वहाँ एक रूरल विजिट प्रोग्राम होता है, 1 हफ्ते का होता है रूरल विजिट प्रोग्राम। तो मुझे याद है रूरल विजिट प्रोग्राम जैसे शुरू हुआ, तो हमारे जो कोर्स डायरेक्टर होते हैं वही बोलते हैं
कि अब जैसे 200 लोगों का है तो 3-4 बन जाता है ग्रुप्स। तो कहते हैं भाई इस ग्रुप का सिग्निफिकेंस ये है कि 24 आवर्स आप लोग जा रहे हो, एक साथ रहोगे। एंड ट्रेडिशन रहा है कि जब व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम द रूरल विजिट, उसमें 3-4 लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा इसके साथ मैरिज होगा, हमारे इसके साथ मैरिज होगा। तो उधर से आते हैं और उसके बाद अपना शादी की फॉर्मेलिटी आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे बैच में भी ऐसा हुआ। मुझे लग रहा है कि दर्जनों लोग रूरल विजिट के बाद आए एंड देन दे डिसाइडेड टू मैरी, और कई शादियां भी हुई। तो ये बड़ा वहाँ का एक यूनिक एक्सपीरियंस है। और एकेडमी में आप देखे होंगे कि जैसे सिविल सर्विस लड़के सेलेक्ट करते हैं, तो अब उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि शादी हो जाए और लोग शादी के लिए भागने दौड़ने लगते हैं। और जो चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं लड़का लड़की के फादर, वो सोचते हैं कि पहले ही शादी करके भेजें। अगर वो चूक गए तो ज़्यादा चांस है कि उधर से वो शादी तय करके ही आते हैं। हाँ। और कई बार कोर्ट मैरिज हो जाती है या ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो उसको फिर बाद में एक ट्रेडिशनल तरीके से शादी की जाती है। बस जोड़ियां वहां बन जाती हैं दर्जनों की संख्या में। तो आप तो पत्नी और बच्चे के साथ हैं, आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं था कि लोग कपल्स बना रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं? हमारा तो प्रेम प्रसंग ऑलरेडी। नहीं, हम तो एंजॉय कर रहे थे। हम तो एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर थे। हैं, डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर थे। और इसकी वजह से भी हमारी बैच में बड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी, अच्छा। क्योंकि हम डाइवर्जेंट व्यूज सोच रहे थे। सब लोग हम जान रहे थे कि कई बार तो ये हो रहा था कि एक लड़की 2 या 3 लड़कों के बारे में बात कर रही है। अच्छा। वो कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा हमारे लिए, वो कैसा रहेगा। उस तरह से लड़का भी एक से दो तीन लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि मेजर साहब कौन शूट करेगा, उसका सर्विस ये है, रहने वाली यहाँ के, काटर ये है। तो जो भी मेरा अपना अनुभव था वो अपना हम बताते थे कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो वो सब बड़ा अच्छा, वो अच्छे दिन थे 2000 ईयर 2000 सितंबर से लेकर दिसंबर तक हम लोग थे वहाँ पर। करीब 100 दिन का फाउंडेशन कोर्स होता है। और उस समय द ब्यूटी इज कि सारे सर्विसेज के लोग वहाँ पे होते हैं। तो अक्रॉस दिस सर्विस जो उस समय बॉन्ड रहता है ना, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। एंड वही सिविल सर्विस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अच्छा, सबसे वहाँ पे आपसे कोई मान लीजिए कि सीनियर है या पोस्ट, तो वहाँ पे सर हो रहा है, सत्र का कुछ नहीं करना होता कि नाम से ही पुकारा? नहीं, जब ट्रेनिंग में तो सारे लोग एक ही बैच के होते हैं। हाँ। एक ही बैच के होते हैं। कई बार क्या है कि किसी ने दूसरे बैच, सीनियर बैच का है, किसी वजह से मेडिकल रीजन से या कुछ भी है, नहीं ज्वाइन किया है, तो वो लोग ही आ जाते हैं फाउंडेशन में। बट वहाँ पे एवरीबडी इज एट पार विथ ईच अदर। सब लोग एक दूसरे को सर नेम के बिना फर्स्ट नेम या निक नेम से ही जानते हैं। अच्छा। बाई चांस कोई अगर सीनियर भी है, जूनियर भी है, तो डजंट मैटर। होता क्या है कि अगर आपका बैच सीनियर भी है बट यू आर ट्रेनिंग मेट, तो वो दोस्ती वाली ही बात होती है। इवन इफ यू आर सीनियर, आई कॉल यू बाय फर्स्ट नेम। मे बी इन ऑफिशियल कैपेसिटी, मान लीजिए कि हमारे से सीनियर आप आईपीएस बैच के हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग के दौरान दोस्त ही हैं। अगर कहीं सेरेमोनियल फंक्शन है तो हमारे से आप पहले बड़ा बाएं खड़े होंगे, हम आपके बाद में खड़े होंगे। या वर्दी में है तो जो जूनियर है वो उसको नेचुरली सल्यूट करेगा। बट दैट इज ओनली द फॉर्मल पार्ट। अगेन इनफॉर्मल लाइफ में ट्रेनिंग मेट मतलब दोस्त। आपके बैच के कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर, ऐसे आईपीएस जो आजकल कहीं अलग अलग जगहों पे पोस्टेड हैं, बड़े चर्चित हैं, कुछ ऐसे नाम जिनको आप रिकॉल करना चाहें? मुझे लगता है कि सभी लोग तो आपके ही रैंक पे, अभी ऑलमोस्ट सब लोग उसी रैंक पे होंगे, महिला या पुरुष, किसी का जिक्र करना चाहें? देखिए, अगर आप बिहार का नाम लेते हैं तो आपको भी मालूम होगा, रत्न संजय सिवान में एसपी थे। तो हैं तो मेरे से सीनियर, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग मेट हैं। अच्छा। तो जो फाउंडेशन कोर्स में हम लोग साथ में ट्रेनिंग ये किए हैं, फाउंडेशन कोर्स में थे। तो उस समय से हम लोग दोस्त हो गए। तो हैं वैसे सीनियर, लेकिन हम लोग वे आर गुड फ्रेंड्स। और मुझे याद है कि जब मैं छुट्टी पे गया था तो उस समय मढ़ौरा में वो एएसपी थे। अच्छा। मढ़ौरा में। तो हमने उनको फ़ोन किया कि आना है आपसे मिलने। तो कहे कि ठीक है, इस दिन मिलते हैं। तो हम मिलने गए तो वो कहीं कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ गया था,
उनको जाना पड़ा था, तो मुलाकात नहीं हुई, हम वापस आ गए थे। बट देन ही केम बैक टू माई विलेज। अच्छा। हमारे गांव एकमा से 6-7 किलोमीटर दूर है गांव, मढ़ौरा से आए और आके मिले। हमारे गांव आए तो गांव में पता चला कि मैं गांव पे नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ, तो फिर मेरे ससुराल आए और वहाँ हम लोग मिले। तो ये बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड अभी तक कायम है। एंड बिहार में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आपको मालूम होगा कि सिवान में उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन का उस समय टेरर था, तो उस समय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जहाँ जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। हम जब लखनऊ में पोस्टेड थे तो वो सीबीआई में एसपी थे, वहाँ भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। बहुत ही ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। तो इसी तरह के और अनेक लोगों ने फील्ड में बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। तो लवासना से पहले आप सर मुझे लगता है कि इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद वाले चैप्टर को हम थोड़ा सा उसमें ले जाएंगे। उसके पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजर के तौर पे आप पोस्टेड थे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। क्या रोल होता है सिक्योरिटी ऑफिसर का? देखिए, वहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सटे ये कार्गो टर्मिनल है, तो मोस्टली जो कार्गो एयरक्राफ्ट है ना वहाँ पे वो आती हैं। तो कार्गो की लोडिंग अनलोडिंग जो शिपमेंट्स होते हैं वो विदेश जाते हैं या विदेशों से आते हैं, तो मेन तो उसका वही काम था वहाँ पर। बट जो ये बड़े शिपमेंट्स आते हैं उसमें चोरियाँ बहुत होती है, पिलफरेज बहुत होता है। इनवाइस में गलत इनवाइस दिखा देंगे और फिर क्लेम कर लेंगे। इस तरह की बड़ी वारदातें वहाँ पे होती थी। तो वो एक दूसरे तरीके का मैंने काम था। बट मोस्टली एज ए सिक्योरिटी अफसर हम लोगों का काम था कि जो बैगेज एरिया होता है, जिधर जाने वाले सामान स्टैक्ड होते हैं या आने वाले सामान रहते हैं, तो हम लोग फ्रिस्किंग करते थे कि कोई बाहर से कोई गलत चीज़ भीतर नहीं ले जा सके या भीतर से कोई सामान बाहर नहीं आ सकता। हर जगह चेकिंग होती थी, सीसीटीवी कैमरा लगे रहते थे, 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती थी। इसके अलावा चूंकि मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में था, तो पूरा जो इंस्टॉलेशन था, पूरा जो बिल्डिंग था वो हमारा था। तो उसमें तमाम एयरलाइंस वगैरह को हम लोग ऑफिस दिए होते थे, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। तो सिक्योरिटी ऐसा चीज़ है कि हर स्टेक होल्डर का अपना कुछ ना कुछ कंसर्न होता है। तो अगेन वहाँ पर कोऑर्डिनेशन इशू होता था। कोई भी बात हुई तो फिर दिल्ली पुलिस को केस होता था, तो कोऑर्डिनेशन विद द दिल्ली पुलिस। एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए बीसीएस के परमिशन जरूरी है। बीसीएस मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो बीसीएस के साथ भी जो क्या सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, इस पर मीटिंग होते रहती थी। तो वही बड़ा एक नए तरीके का एक्सपीरियंस था कि बीसीएस से कोऑर्डिनेशन, दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेशन, तमाम एयरलाइंस के साथ कोऑर्डिनेशन, तमाम जो ऑफिसेस थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन, और इसके अलावा जो और भी वीआईपीज आते थे। मुझे याद है एक बार कार्गो में एरिया में मैं ऐसे चेकिंग कर रहा था, तो एक यंग आफी के जैसा लड़का घूम रहा था। तो मुझे लगा कि इसको जरा संदिग्ध, मुझे लगा कि इसको चेकिंग करते हैं, ये कौन है। तो मैं चेकिंग करने लगा तो वो कहा कि सर, हमने भाई कहाँ से आए हो, क्या है, क्यों घूम रहे हो? तो कहा कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं जसपाल राणा हूँ। तो ही वॉज ए वेरी फेमस शूटर दैट टाइम। जसपाल राणा यही देहरादून का रहने वाला है। तो उसका कोई विदेश से गन आया था, तो उसको कार्गो में आया था। हाँ, स्विट्जरलैंड वगैरह से ये सब गने आती हैं, पिस्टल जो शूटते हैं। जी। तो उसको वहाँ पे छुड़वाने के लिए आया हुआ था। तो हमने कहा कि भाई मैं आपको पहचाना नहीं है, प्लेजर मीटिंग यू। देन आई फैसिलिटेटेड हिम। अच्छा, मैंने उसको हेल्प किया। आप जसपाल राणा का नाम जानते थे इसके मतलब कि उस वक्त नहीं, हम पहचाने नहीं, बट जब उन्होंने कहा तब मैं उनका नाम जानता था। अच्छा। और बाद में ऐसा हुआ, जब मैं सिरमौर में एसपी बना तो उनके पिताजी से मेरी दोस्ती हो गई। उनका कुछ काम पड़ा था, बिकॉज देहरादून के हैं जसपाल राणा। उनका कुछ काम पड़ा तो एज ए सिरमौर एसपी मुझे फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर बताया कि सिंह साहब, मैं सो एंड सो हूँ, मैं जसपाल राणा का फादर हूँ। तो हमने कहा कि अच्छा सर, आइए। आपके पुत्र का एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैंने सब बताया। बाद में तो फिर पता चला कि जसपाल राणा की बहन से आदरणीय राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज की शादी हुई है। तो पंकज जी से भी मेरा अच्छा संबंध है, अध्यक्ष जी से भी परिचय है। तो
चूँकि लखनऊ में मैं पोस्टेड रहा हूँ, तो उस समय से राजनाथ सिंह जी वहाँ के एमपी हैं, तो मिलना-जुलना था, तो पंकज से भी दोस्ती हो गई। फिर उनका ससुराल पक्ष इधर है, जसपाल राणा उनके पिताजी, तो सबसे मिला-जुला के पर्सनल लेवल पर अच्छा संबंध है। जसपाल राणा, आपको पता है अभी 24 में जो ओलंपिक्स हुआ था, पेरिस ओलंपिक्स, उसमें एक शूटर है भारत की, मनु भाकर, वो उसके कोच है और अच्छा, उसको उन्होंने ट्रेन किया। तो कोचिंग में तो मनु भाकर की जो उपलब्धि है उसमें जसपाल राणा का बड़ा ही प्रमुखता से नाम आता है। ओके, बहुत बढ़िया। हम लोग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि 1997 वगैरह का साल रहा होगा। उस वक्त क्या सिक्योरिटी वगैरह को लेकर इतना ज़्यादा चकाचौंध नहीं होता था क्या? प्रबंध उतना नहीं होता था क्या? देखिए, मैं नया-नया फ़ौज से जैसे आया, तो सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिक्योरिटी मैंने जॉइन किया। तो उस समय जो क्राइम वगैरह होते थे, उसका ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था। एक सिंपल फौजी आदमी था। अब फ़ौज तो बॉर्डर बॉर्डर के लिए बनी है, हाँ। तो इस तरह का क्राइम वगैरह का मुझे आइडिया नहीं था। बट जैसे है कि उसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। सीधे आए, एक एजेक्स आर्मी ऑफिसर आप जॉइन किए, सिलेक्शन हुआ, रिटन एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सेलेक्ट होकर ज्वाइन कर लिए। तो लर्निंग बाय डूइंग था, काम करते हुए ही सीखना था। और उस समय जो हमारे काम करते हुए जो सिखलाई हुई, बाद में जब पुलिस अफसर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि जिस तरह से हम कोऑर्डिनेट करते थे पुलिस वगैरह से, तो उस समय क्राइम का वो नहीं था। छोटे-मोटे जो कुछ लोग जो बैगेज से कुछ सामान लेके चले गए अपने बैग में, जैसे ऑफिस से जा रहे हैं बैग में कुछ रख लिए, उस तरह से ही था। मैं इससे जोड़ रहा हूँ क्योंकि 97 में आप रहे हो और 99 में जो कंधार हाईजैक हुआ, तो क्या उस वक्त पे सिक्योरिटी ब्रीच का आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा क्या कि मतलब कैसे ये सब 97 में थे या 99 में इस तरह की घटना? तो मैं उस समय काल को देख रहा हूँ कि क्या सुरक्षा को लेकर क्या एहतियात बरते जाते थे कि ऐसी थोड़ी सी लापरवाही आपने कुछ ग्राउंड पे अगर कुछ ऐसा फील किया हो वर्किंग के दौरान, सर्विस के दौरान? देखिए, ऐसा है ना कि जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं पहले आर्मी में भी रहा हूँ, अब पुलिस में भी रहा हूँ, तो बेसिकली आई एम ए सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो सिक्योरिटी इज़ नेवर फुल प्रूफ, ठीक है ना? आप किसी चीज़ की सिक्योरिटी कर लीजिए, 100% वाली कोई बात नहीं होती है। बाई प्रिपरेशन, बाई ट्रेनिंग, बाई ड्यू डिलिजेंस, बाई प्रैक्टिस, बाई मॉक ड्रिल, आप केवल घटना के चांसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, जी। ठीक है ना? और उसको डेटरेंस के रूप में आप ला सकते हैं जिससे कि होने नहीं पाए। फिर भी 100% कुछ नहीं होता है और तभी कभी न कभी घटनाएं हो जाती है। जहाँ तक वो कंधार वाली घटना की बात है, मुझे याद है, मैं तो चूँकि ये एयरपोर्ट पे हुआ था, हम लोग कार्गो टर्मिनल में भी यूज्ड टू डील विद द कार्गो शिप्स। तो हमको ज़्यादा वो नहीं है आइडिया, लेकिन उस समय इस तरह के इतना ज़्यादा नहीं था। ऐसा था नहीं कि ऐसी वारदात होगी भी। मतलब आवर एंटायर सिविल एविएशन इकोसिस्टम वाज टेकन बाय सरप्राइज। अब जैसे बॉम्बे में अटैक हो गया ताज होटल पे, तो वी ऑल वेर सरप्राइज्ड। उसी तरह से एक ऐसे आइसोलेटेड घटना थी कि हम सबको सरप्राइज कर दिया। तो कई बार क्या होते हैं कि प्रोसेस है, कई बार टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो जाता है। अब जहाज़ों का भी तो एक्सीडेंट हो ही रहा है, इतने नॉर्म्स और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, तो चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। बट किसने सोचा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट ड्रीमलाइनर भी इस तरह से एक्सीडेंट कर जाएगा। तो कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। सिक्योरिटी कंसियसनेस उतना नहीं था, लेकिन फिर भी पर्याप्त था, होना नहीं चाहिए था। जी, बिल्कुल। जी। अब आते हैं आपके आर्मी का जिक्र, आपके जो भी आपका जीवन काल है, जो भी आपकी सर्विसेज हैं, वो चाहे लबासना का हो, बतौर एसपी हो, बतौर एडीजी है, जो मिलिट्री की जो आपकी ट्रेनिंग है वो हर जगह मुझे लगता है कि काम आती है। यहाँ पर आप इंडियन आर्मी में कौन से पोस्ट पे थे, कहाँ कहाँ आपने काम किया, जरा उसके उसके बारे में बताइए, आर्मी का आपका समय जो था। देखिए, जब बीए फाइनल ईयर में था मैं, उसी समय सीडीएस का फॉर्म भरे और संयोग से मेरे पहले अटेम्प्ट में ही रिटन में सिलेक्शन हो गया। इलाहाबाद में एसएसबी हुआ। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 4-5 दिन का इंटरव्यू होता है, उसमें पूरा पर्सनालिटी टेस्ट होता है। सो
दैट केम एज ए प्लेजेंट सरप्राइज टू मी। मैं नहीं जानता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना हमको कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बट हो गया सिलेक्ट। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ मुझ में देखे हों जो मुझे खुद भी अपने बारे में पता नहीं था। सिलेक्शन हो गया और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में हम लोग की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान श्रीलंका में IPKF गई थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और ऐसा लग रहा था कि हमारे बैच 5 मार्च 88 को पास आउट हुआ और उस समय IPKF ऑपरेशन चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि हमारे बैच के काफ़ी लोग वहाँ पे जाएंगे। तो मन ही मन मैं भी तैयार था कि हमारी भी बारी आ सकती है। सो खैर हमारी पोस्टिंग हुई रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, तोपखाना जिसको बोलते हैं, और हमको मिला गुरदासपुर। अच्छा। सो हम फिर गुरदासपुर गए, लेकिन गुरदासपुर में भी आतंकवाद पीक पे था। पंजाब उस समय 88 की बात है, आतंकवाद की स्थिति आप समझते हैं, एकदम पीक पे था। तो हम जब गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो देखे कि स्टेशन पर चारों तरफ मशीन गन लगा है, तो ये लगा है, वो लगा है। हमको रिसीव करने के लिए जो फौज की गाड़ी आई थी उस पर भी LMG ऊपर लगा हुआ है, और पीछे 2-3 जवान राइफल को वैसे बाहर के तरफ करके बैठे हैं, और चारों तरफ से सिक्योर करके मुझे बैठाया गया। तो मैं सोचा यार मैं बिहार का आदमी हूँ, ये तो बहुत ही डेंजरस जगह है। तो यूनिट में गए और धीरे धीरे आदमी उस इकोसिस्टम में फिर ढल जाता है, और बाद में स्थिति हुई कि हम लोगों को एड टू सिविल अथॉरिटी करने का मौका मिला। तो हम लोग तमाम कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशंस किए, तमाम संदिग्धों को पकड़े, पुलिस को हैंडओवर किए, और वो बड़ा वहाँ का मैंने अच्छा अनुभव रहा। जो गुरदासपुर में 3.5 साल हमारी पोस्टिंग रही, और पब्लिक के साथ भी काम किए। और एक आध बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे एक पंचायत एरिया में एक कैंप लगा लेते थे, वहाँ के जो प्रधान है, सरपंच है, उन लोगों से मिलना जुलना, कई बार उनको अपने मेस में बुला लेते थे, और हम लोग अवॉइड करते थे गांव में भीतर जाना। अच्छा। हम सूचना इकट्ठा करते थे और उसके आधार पर हम पुलिस को सूचना देते थे। अगर ज़रूरत होता था तो हम लोग कॉर्डन करते थे। मेन ऑपरेशन पुलिस ही करती थी। लेकिन एक दो वाक़या आपको बताऊं कि वहाँ पे कई जगह पोखरे वगैरह होते थे काफ़ी। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैं बचपन में मछली बहुत मारा हूँ, मेरा गांव जो है नदी के किनारे है, तो हमको वो सब मालूम था। तो हम लोग वहाँ पे पोखरे में जैसे पानी है, बीच में मेड़ बना दिए, और इधर का पानी फेंक के उधर कर दिए, और फिर हम लोग मछली पकड़ते थे, और गांव वालों को भी बुलाते थे, और हमारे अपने फोर्स के लोग भी थे, हम भी उसमें लग जाते थे कीचड़ पाकी में, और मछली उछली पकड़े शाम को, दिन में, और शाम को कैंप फायर होता था। तो अपना मछली उछली बन रहा है, फिर प्रधान जी आ रहे हैं, वहाँ के लोग आ रहे हैं, मछली वगैरह चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, पंजाब में दारू पीने का बड़ा कल्चर है। कैंटीन में हमें सुविधा होती है, तो उनको थोड़ा सा ड्रिंक्स वगैरह दिया गया, मछली उछली खिलाया गया। तो हमने वहाँ के जितने माइक्रो लेवल पे जनप्रतिनिधि थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया, और इसकी वजह से हमें बड़ा एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिला, और उसकी वजह से काफ़ी संख्या में ऐसे युवकों को जो दिग्भ्रमित हो गए थे या उसके कगार पे थे, हम लोग उनको काउंसलिंग भी किए, और जो लोग कुछ आगे बढ़ गए थे उनको पकड़ के पुलिस को भी हैंडओवर किए। तो इसमें बड़ी सफलता मिली। और पंजाब में लोगों की का जो आतिथ्य है, हॉस्पिटलिटी है, उससे भी मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आप किसी के यहाँ अगर रास्ते में चलते गांव से गुजर भी रहे हैं, तो वहाँ जो बुजुर्ग कहे आओ भाई थोड़ा सा मट्ठा पियो, तो उनका ग्लास तो हमारे यहाँ के ग्लास से डबल का साइज का होता है। एक ग्लास अगर मट्ठा दे दिया तो उसी में आपका पेट भर जाएगा। तो हम वहाँ की जो हॉस्पिटलिटी है उससे भी बड़ा प्रभावित हुए। बड़े खुश दिल मिजाज के लोग हैं, बहादुर लोग हैं, और बहुत कुछ मैं सीखा पंजाबियों की जीवन शैली से। कठिन से कठिन परिस्थिति हो जाए, आदमी को धैर्य नहीं खोना चाहिए, साहसी होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। और अल्टीमेटली देखिए, कोई भी फोर्स आज तक दुनिया में आतंकवाद को परास्त नहीं की है। जब पंजाब के लोग पुलिस के साथ आ गए और आर्मी के साथ आ गए ना, तब जाके आतंकवाद परास्त हुआ है। पहला एग्जाम्पल है पंजाब जहां आतंकवाद परास्त हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका वहाँ की पुलिस और वहाँ के लोगों की है।
एक गुरदासपुर जो आतंक प्रभावित एक पंजाब की जो बात कर रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल तक आपने समय बिताया। मुझे कोई एक ऐसा वाकया बताइए जिसमें आपने किसी आतंकी को पकड़ने में, या कोई ऐसी आतंकी रहा हो जिसको पकड़कर आपने पुलिस को, और काफ़ी उसके लिए आप लोगों ने खोजबीन और काफ़ी स्ट्रैटेजी बनाई हो, सबसे सफल आपका ऑपरेशन रहा हो। देखिए, हम लोग का जो रोल था ना, वो आर्मी पंजाब में आतंकवाद से, जब मेरा समय था 88 से 91 का, तो आर्मी डायरेक्ट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में नहीं थी। उस समय जैसे ऑपरेशन गुडविल होता है, आर्मी ऑपरेशन गुडविल कर रही थी। मतलब हमारा रोल था कि हम कैंटोनमेंट से निकल के गांव में तो जाएं, लोगों से मिलें, और हम कोशिश करें कि जो गुमराह युवा हैं उनको काउंसलिंग करके उनको बताएं कि नेशनल मेन स्ट्रीम में आओ, देश के साथ रहने में भलाई है। आतंकवादी बनोगे, 4 को मारोगे और 5वें दिन आप मर जाओगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वो हमारा रोल था और बखूबी हम लोगों ने उसको निभाया। जहाँ भी हमें कुछ ऐसा लगा कि कोई दिग्भ्रमित लड़का है कोई, तो हमने, हमारा जो मैंडेट था वो ये था कि पुलिस को हैंड ओवर करना है। ठीक है। तो हम लोग पुलिस को हैंड ओवर किए। जहाँ पुलिस को ऑपरेशंस करना था, अब पुलिस ने डिमांड किया कि हमें ग्रेटर फायर पावर की ज़रूरत है, तो वहाँ भी हम लोग कॉर्डन करते थे, एरिया को कॉर्डन करते थे कि स्नीक आउट करके टेररिस्ट भागे नहीं पाए, बट मेन ऑपरेशन वहाँ पर पुलिस ही करती थी। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने काम किया है, आर्मी से रहे हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि सिक्योरिटी इज नेवर फुल प्रूफ। ये कहना बहुत आसान है कि वहाँ पे ये हमला हुआ तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि नहीं है? देखिए, अगर कहीं कोई अंजाम घटना बड़ी होती है तो लैप्स तो किसी न किसी रूप में आप कह ही सकते हैं, कोई चूक हुई है। लेकिन होता क्या है ना कि ये जो ड्रेडेड टेररिस्ट होते हैं, आप समझिए कि आर्मी के यूनिफॉर्म में कोई आ गया, आर्मी की गाड़ी में कोई आ रहा है, तो प्राइमा फेसी आदमी बिलीव करता है कि वो जेन्युइन होगा। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस आर ट्रेंड कि हम सामने वाले पर, अब जैसे कोई फौज के ड्रेस में है तो बड़ा अटपटा हो जाएगा कि अपना आई कार्ड दिखाओ। तो इसका ये लोग अलग अलग तरीका निकालते हैं। अब आई एम श्योर कि इस घटना के बाद अब इस बात पर भी शिनाख्त होगी कि आप सचमुच के फौजी हो कि नहीं हो। आप देखे होंगे कि आमतौर पे ये जो वारदात होते हैं तो उसमें टेररिस्ट भी जो फौज का जो डिसरप्टिव ड्रेस होता है उसी ड्रेस में आते हैं, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी फोर्सेज को झांसा देना उसमें उनके लिए आसान हो जाता है। बट अब इस तरह के चौकन्ना बढ़ गया है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं एएसपी था कांगड़ा में, तो हम लोग की जो वहाँ पर जो पठानकोट एयरबेस है एयरपोर्ट के पास, तो एयर स्ट्रिप जो है वो पंजाब में है, लेकिन उससे जो सटा जंगल है पठानकोट एयरपोर्ट के पास वो हिमाचल में है। थोड़ा सा एलिवेटेड है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और वो जंगल है। तो वहाँ पे आर्मी वाले अपना फायरिंग कर रहे थे रूटीन, और जंगल की तरफ से टेररिस्ट ने फायर कर दिया। फायर जो हुआ वो जिन लोगों को थोड़ा सा इंजरी वगैरह हुआ वो पंजाब में हुआ, फायरिंग हुआ हिमाचल प्रदेश से। मैं नया नया एएसपी गया था, तो हम लोग 7 दिन वहाँ पे, नूरपुर जगह है, अब नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया, वहाँ पर कैंप किए और 7 दिन लगातार हम लोग कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन करते रहे, एक एक जगह एक एक इंच तलाशे। बट एक्चुअली जो टेररिस्ट का जो मोडस ऑपरेंडी है ना, अब जहाँ वो फायर करेंगे वो जल्दी से जल्दी वो जगह छोड़ के भागते हैं। अच्छा। वो जानते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे में चारों तरफ से कॉर्डन हो जाएगा, तो वारदात करते हैं और तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं, नहीं तो घेरे जाएंगे। तो हम लोग 7 दिन ऑपरेशन किए, तो भी एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और उसमें हम लोग हिमाचल पुलिस की तरफ से थे, लोकल आर्मी थी और पंजाब पुलिस भी थी। तो पंजाब पुलिस वाज वेरी ट्रेंड इन टैकलिंग दिस तरह टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला
कि टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती है, इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना हो। अच्छा अच्छा। यहाँ पर मैं आर्मी से जुड़ा हुआ बस एक ही सवाल जरूर पूछना चाहूँगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि आपने तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से काम किया है, उनको मतलब कॉन्फिडेंस मिले ना, ऐसी क्या चीज़ें की जाएं जिससे आतंकवाद की घटनाएं ना हो, और आज भी आतंकवाद की घटनाएं और इनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अगर बहुत ही फ्रैंकली मैं बोलूँ तो जो हमारे भारत का जो ज्योग्राफी है, इसको आप देखिए तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और जैसे पहाड़ में ऊंचाई पे हिम में बर्फ होता है ना, तो जब तक बर्फ रहेगा तो गर्मी में बर्फ पिघलेगा और छोटी छोटी झरना नदियां तो बहती रहेगी, और नदियां बड़ा होकर बड़ी नदी बन जाती है। सो पाकिस्तान इज पेरेनियल सोर्स ऑफ टेररिज्म। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो एक तो आईबी है और दूसरा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब, जैसे मैं कारगिल में भी रहा हूँ, वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वहाँ पे इट इज नॉट डिमार्केटेड कि इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है। जो जहाँ है वो इधर है, इंडियन फोर्सेज है तो अब इंडिया है, जहाँ पाकिस्तान बैठ गया वो पाकिस्तान है। और वो इतना पोरस है कि इट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैन ईच एंड एवरी इंच ऑफ दैट लैंड। तो कई बार मौसम का फायदा उठाकर, और कई बार टोपोग्राफी का फायदा उठाकर, कई बार जंगल का फायदा उठाकर वो टेररिस्ट उधर से स्नीक इन कर जाते हैं। और जब तक वो आते रहेंगे तब तक आतंकवादी वारदात होते रहेगी। तो इसका उपचार केवल यही है कि जो हमारे जैसे JNK में आजकल ज़्यादा आतंकवाद है, तो जो हमारा लोकल पॉपुलेशन है वो पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करे, जिससे कि कोई भी बाहरी आता है, बिकॉज कोई भी टेररिस्ट 5-7 दिन से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज पे नहीं सरवाइव कर सकता। अगर हैवरसेक में कुछ खाने का सामान भी लाए तो 5-7 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए लोकल सपोर्ट चाहिए। किसी के घर में रहेगा, कोई सिंपैथाइजर ढूंढेगा। तो जब तक वो उसको नहीं मिलेगा तो टेररिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो पहला चीज तो ये है कि सरकार को सरकारी स्तर पे प्रयास करना चाहिए कि लोकल पॉपुलेशन किसी भी टेररिस्ट के लिए रिसेप्टिव नहीं बने, उसके लिए सेफ हाइड आउट नहीं बने। और वो लोग आते हैं तो लोकल रिक्रूटमेंट करने का प्रयास करते हैं, जो यूथ को मोटिवेट करेंगे और उनको वापस ले जाएंगे उधर के तरफ, फिर उनको ट्रेनिंग करके ब्रेन वॉश करेंगे। तो जब ये पूरी तरह से रुक जाएगा और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट रहेंगी कि पहले तो हम इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने दें। अभी जैसे पाकिस्तान जो बॉर्डर है उस पर काफ़ी अच्छी बार्ब्ड वायरिंग है, उसका सर्विलेंस सिस्टम हम लोग का बहुत अच्छा है। फिर भी इक्के दुक्के वारदात हो ही सकते हैं। अब कहीं कभी कोई नेपाल की तरफ से आ जाता है, कहीं कोई दूसरे तरीके से आ जाएगा। इंडो नेपाल बॉर्डर भी देखिए तो काफ़ी गैप्स हैं। तो ऐसे में एक ही तरीका है कि अगर कोई क्रॉस ओवर कर गया तो जितना जल्दी है उसको ख़त्म किया जाए। तो वही तरीका है ना। बाकी तो डिप्लोमेटिक लेवल पर कई चीज़ें होती है कि पूंछ, राजौरी और ये सब जो आपने जम्मू में भी आपने मतलब रही हैं, काम आपने वहाँ पे किया है, कैसे लोग हैं वहाँ के? काफ़ी सपोर्टिव हैं? किस तरह के लोग हैं? देखिए, जो जम्मू का जो एरिया है, जम्मू से लेकर नगरोटा, रामबन वगैरह जो एरिया है, इधर के लोग पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं। अच्छा। हाँ, पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ है, और इसीलिए इस एरिया में आपने देखा होगा आतंकवादी गतिविधियाँ कम होती हैं। लेकिन जैसे मैं पुंछ में रहा हूँ, पुंछ एकदम पाकिस्तान के साथ ही है। जहाँ हमारी बटालियन थी वहाँ से 2 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान था। तो हम लोग अपने पोस्ट से बाइनाकुलर से पाकिस्तान के गांव को देख सकते थे। हम लोग देख सकते थे बाइनाकुलर से कि किसान फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई महिला गेहूं काट रही है, कोई मक्का काट रही है। अच्छा। तो ये सब देखते हम लोग देख लेते थे अपने पोस्ट से।
मुझे लगता है कि वहाँ का भी आम आदमी नहीं चाहता है कि भारत के साथ इस तरह की बातें हों, लेकिन जो राजनीति है वहाँ, वो शायद भारत विरोध पे ही, पाकिस्तान की जो राजनीति है उसका केंद्र भारत विरोधी है। तो इसके वजह से वो लोग इस तरह की वारदातें करते रहते हैं। पोरस है, इसलिए घटनाएं होती रहती हैं। और जो पुंछ की, रजौरी की जो डेमोग्राफी है, ये लोग उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। और आए दिन आप देखते होंगे कि सेलिंग में किसी के घर पे गिरा तो कोई हताहत हो गया, जान माल की क्षति होती रहती है। तो आम आदमी, साधारण आदमी तो नहीं चाहता है ये हो, लेकिन अब यू हैव नो चॉइस टू चूज योर नेबर। आज भारत चाहे कि हमारा नेबर स्विट्जरलैंड हो जाए, तो स्विट्जरलैंड थोड़े होगा, हमारा नेबर तो पाकिस्तानी रहेगा। तो यू हैव टू डील विद दैट। नेबर हम चुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए तमाम प्रकार के जो, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो या स्ट्रेटेजी लेवल पे हो, टैक्टिक्स लेवल पे हो, जनसंपर्क लेवल पे हो, तमाम प्रकार की रणनीति अपनानी पड़ेगी आतंकवाद से निपटने के लिए। अब जम्मू से सीधे चलते हैं बिहार। आप हैं सेना में और बाबूजी का फोन आता है कि अरे सुनो, शादी तय कर दिया हूँ तुम्हारा और इतने तारीख को आ जाना। क्या था ये?